रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही और आंख खोली भी तो मोबाइल की आवाज़ से उससे मुंदी मुंदी से आंखें खोली और साइड टेबल पर रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया और उससे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो, उससे कोहनियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया। वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा उसकी पेशानी पर पल पड़ गए। क्यों फोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो, मुझे फोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? अब अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें, जो कहना है। उसे जैसे गुस्सा आया था। देखें, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और ये भी कि आपका मेरे खानदान से क्या इशू है। मगर बात जो भी है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज। उसे जोर से बटन दबाकर फोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका जो वो शख्स उसके पीछे पड़ गया और अपने साथ बहुत से मस्से उसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पर राजी हुई जो रंग के फर्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। उसका कदम तैयार होने को दिल नहीं जा रहा था, मगर फातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्सुर करने का मौका क्यों दें। फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी टाई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा इनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और उसमें दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे सजाया, पर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कदर राजी ना थी। अच्छा, काजल तो डाल लो। सोनिया उसके साथ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उससे काजल थमाना चाह रही थी, मगर उससे चेहरा पीछे कर लिया। वो इस वक्त ताया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सहरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। उसका फ्रॉक सुर्ख कलर का था। सोनिया का अपनी बरी का था, हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी। उससे बददिली से चेहरा पीछे हटाया। चांदी के गोल टीके ने धुले धलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया ताज्जुब से सर झटक कर गोया उस पर मातम करती सीढ़ियां उतर गई। उससे एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेसा आईने पे डाली। कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से आगे को निकाल लिया। वो पलटकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उससे जिहान को देखा। वो सबसे लाताल्लुक सा अपने मोबाइल पर कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फातिमा उसके लिए 3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त उससे उनमें से एक स्याह वाला कुर्ता सेब तन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम था। आस्तीन कोनियों तक मुड़े वो शायद कोई मैसेज लिख रहा था। वो सेज सेज का बारीक हील से सीने उतरने लगी। तॉक्सिम वाला वाकया उसे भी नहीं भूलता था। वो आखिरी सीढ़ी पे थी जब जिहान ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखा, फिर उसकी तरफ आया। हया, वो आखिरी सीने पे एक हाथ रेलिंग पे रखे ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ्लाइट बुक करवाई है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? ताल्लुक से अंदाज में वो महज काम की बात पूछ रहा था। उसके गले में आंसू का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक दफ़ा फैसला कर लें तो फिर वो उसे नहीं बदलते। वो आखिरी सीना उतरकर उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी हुई। ओके। वो शाने उचकाते हुए पलटने ही लगा था कि सना उसी पल कैमरा लिए उनके सामने आई। 1 मिनट जिहान भाई, यहीं खड़े रहे, मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूं। वो शिली से कहते हुए उससे कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जिहान ने सर चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदर नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी ने जरा हैरान होकर कैमरा चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए। लब भींचे जरा दृष्टि से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मान पड़ गया। उसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। उससे पलटकर राधारी के समय देखा जहां वो जाता दिखाई दे रहा था। फिर दबे दबे गुस्से से सर झटका। मेरी तौबा, जो कभी इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात भी करूं। वो अगवी से बड़बड़ाते हुए आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा कोशर साफ किया और फिर सर को हफीफ से जंबिश देकर आगे बढ़ गई। उसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। मेहंदी का फंक्शन साहिद चचा के लॉन में ही मुनक्किद किया गया था।
लॉन काफ़ी खुला और वसी था, सो कनातों से सिर्फ ऊपर की छत बनाई गई, बाकी अतराफ खुली रखी गई, जहाँ हर सू दीवारों पर लड़ियों की सूरत बत्तियां जगमगा रही थीं। स्टेज पे रखे लकड़ी के झूले को गेंदे के फूलों से आरास्ता किया गया था और महविश उसमें किसी मलका की शान से बैठी थी। उसका अनारकली फ्रॉक बाकी लड़कियों के बरक्स सो रंगा था, सुर्ख और सर्द। उन्हीं दो रंगों का परांदा आगे कंधे पर डाले, दुपट्टा सर पर टिकाए वो मुस्कुराकर बहुत पुरइत्माद तरीके से सबसे बातें कर रही थी। इस इत्माद में गुरूर की झलक भी थी। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर खूब सारा पैसा अपने तराश आराश में लुटाने के बाद अब बेहद पुरकशिश लग रही थी। पहलू में बैठा उसका मामूजाद अफान आम सी शक्ल का कैनेडियन नेशनल था, मगर सुनने में आया था कि ताज़ा ताज़ा बेहद अमीर हुआ था। अभी ये कहानी हया ने पूरी नहीं सुनी थी। वो बिल्कुल कोने में रखी एक मेज़ से गिर्द कुर्सी पे बैठी थी। वहाँ जगह जगह ऐसे ही मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। कोई और वक्त होता तो वो फिर अपने सब्ज फ्रॉक में इधर उधर हुश-पाश फिर रही होती, मगर आज वो अंदर से इतनी बेजार और उदास थी कि वहीं बैठी सबको खाली खाली निगाहों से देखी गई। हर तरफ लड़कियां लड़कियां आ जा रहे थे। सना अपना कैमरा उठाए माथे पे झूलता टीका संभालती इधर उधर अटलाती तस्वीरें खींचती फिर रही थी। स्टेज पे साइमा ताई महविश को मेहंदी लगाने के बाद अब मिठाई खिला रही थी। इरम भी वहीं थी। उसका अनारकली फ्रॉक हल्का फैरोजी था और कभी वो दुपट्टा गर्दन में डाल लेती तो कभी सर पे कर लेती। क्या ख़वातीन और मर्दों का एक ही जगह इंतज़ाम था और ताया फुरकान भी आसपास ही थे। साहिद चचा रोशन हयाल थे तो महविश के मामू का ख़ानदान भी आज़ाद हयाल था। सो मेहंदी का फंक्शन मुश्तरका रखा गया था। अलबत्ता उनके ख़ानदान के लड़के और मर्द ज़रा अलग थलग चंद मेज़ों पर बरजुमान थे, ताकि बाराए नाम ही सही मगर पार्टीशन हो जाए। ताया फुरकान और सुलेमान साहब सब वहीं ही थे। वो इसी तरह बैठी बरामदा आगे को डाले गैर दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी। उससे सरसरी सी निगाह में गिरदो पेश का जायजा लेकर जिहान को ढूंढना चाहा था और वो उसे नजर आ भी गया था। दूर मर्दों की तरफ ताया फुरकान और सुलेमान साहब के साथ कुर्सी पे बैठा आसीन आतन कोनियों तक मुड़े वो हादसा लाताल्लुक सा बैठा था। यकीनन वो जी भरकर बोर हो रहा था। वो दलही से सर झटक कर वापस स्टेज को देखने लगी, जहाँ अब फातिमा महविश को मिठाई खिला रही थी। साथ ही उसकी जुड़वा बहन सहरिश बैठी मुस्कुराकर कैमरे को देखती तस्वीर बना रही थी। उसका अनारकली फ्रॉक पिस्सा रंग का था। दोनों बहनों की शक्ल और सूरत समेत सब मुख्तलिफ था, मगर बदले बदले ये मगरूराना अंदाज यकसा थे। सना चूँकि छोटी थी या फितरतन मुख्तलिफ थी, सो उससे ये असर कबूल नहीं किया था। अब ऐसा भी क्या हुआ था कि वो दोनों इतनी अकड़ी फिर रही थीं? किससे पूछे? उसके अंदर फितरी तजस्सुस जन्म लेने लगा था। हया, इधर बैठी हो। इरम अपना फरोसी कामदार दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए उसके साथ कुर्सी पे आ बैठी। कल की निस्बत उसका रवैया कदरे दोस्ताना था। हाँ, तुम सुनाओ, थक गई हो? वो भी जवाबन नरमी से बोली। हाँ, बस थोड़ी बहुत। अच्छा वो लहजा ज़रा सरसरी बनाकर वो बोली, फ़ोन फारिग होगा तुम्हारा? मुझे ज़रा फिज़ा को कॉल करनी थी, कुछ नोट्स का कहना था। मेरा फ़ोन ख़राब है आजकल। हया ने गहरी सांस अंदर को खींचकर खारिज की तो इरम से उसका फ़ोन भी ले लिया गया था। हाँ, फ़ोन फारिग है, जब चाहे ले लो, मगर क्रेडिट ख़त्म है। जब से आई हूँ डलवाया ही नहीं है। दोपहर से सफ़र को ढूंढ रही थी कि वो मिले तो उसको भेजकर कार्ड मंगवाऊँ। उसने ताया फुरकान की कुल वक्ती कुक का नाम लिया। क्योंकि ये सच नहीं था और क्रेडिट उससे सुबह ही डलवा लिया था, मगर वो इरम को फ़ोन नहीं देना चाहती थी। अच्छा, इरम के चेहरे पे वाज़िया मायूसी फैली। अम्मा को फ़ोन फारिग होगा, ले आऊँ? वो उठने लगी तो उसकी तवक्का के एन मुताबिक इरम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो, मैं बाद में अब्बास से ले लूँगी। मेरा फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ना गया होता तो। है, तुम सुनाओ, तुर्की में सब ठीक था? बस, वहाँ की तो अब दुनिया ही बदल गई है। मगर उसे छोड़ो, ये बताओ, महविश सहरिश के अंदाज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? उससे बरामदे को हाथ से पीछे कमर पे डालते हुए हैरत का इजहार कर ही दिया। आखिर दोनों कजन थीं और कभी बहुत अच्छी दोस्त से भी हुआ करती थीं। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का। एरम सरगोशी में कहते हुए जरा करीब खिसक आई। ये जो अफान साहब है ना, जिनको मैं अपना ड्राइवर भी ना रखूं, इन्होंने कनाडा में किसी रियलिटी टीवी शो में हिस्सा लेकर $1.5 मिलियन जीते हैं और इन सब की जून ही बदल गई है।
सुना है दोनों हनीमून पे यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। इरम के लहजे में ना हसद था न रश्क, बस वो उकताई हुई लग रही थी। तभी मैं कहूँ, उसे सजा या सर झटका। इरम कुछ देर मस्जिद बैठी, फिर उठकर चली गई। हया को अगर किसी ने स्टेज की तरफ बुलाया तो भी वो नहीं गई, और इसरार भी किसी ने नहीं किया। उसके सदमे से सब वाकिफ थे, मगर उसकी दोस्त के गम में किसी ने अपना काम नहीं छोड़ा था, और वो किसी से ऐसी तवक्का कर भी नहीं रही थी। फिर भी दिल पे एक बोझ सा था। कितनी बेइज्जती ये दुनिया, कैसे लम्हों में लोग खत्म हो जाते हैं, और यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। सब काम जारी और सारी थे, और एकदम से बिजली गायब हो गई। सारी बत्तियां गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सिर्फ कैमरामैन के कैमरों की फ्लैश लाइट्स की रोशनी रह गई। फिर मायूसी, गुस्सा भरी मसमिल सी आवाज़ से बुलंद हुई। मोबाइल की टॉर्चेस ऑन हुई। किसी ने भागकर बरामदे की यूपीएस की ट्यूबलाइट जलाई, तो मदम सफ़ेद रोशनी बरामदे में फैल गई। रज़ा, फरूख, दावर वगैरह को उनकी माँ ने आवाज़ें दी। जनरेटर ऑटोमेटिक था, फिर क्यों नहीं चला? कोई तो जनरेटर चलाए। हर तरफ उकताहट भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। लड़के भागकर बरामदे में आए और फरूख ने जल्दी से आगे बढ़कर जनरेटर चलाने की कोशिश की, मगर उसका इंजन मुर्दा पड़ रहा था। अच्छे भले फंक्शन में बदमस्ती सी हो गई। हर तरफ बेचैनी और इसरार बढ़ता जा रहा था। हर मेज पे एक टिमटिमाती मोबाइल की टॉर्च चकमका रही थी। पता नहीं अब्बा, नहीं चल रहा। दावर भाई ने भी 2-4 दफ़ा कोशिश की, मगर बेसुध। वो हाथ जोड़कर मायूसी से कहते हुए खड़े हुए। अब्बा और ताया फुरकान भी बरामदे के सतूनों के पास आन खड़े हुए थे। हया की मेज़ जो कि बरामदे से बहुत करीब थी, सो वो गर्दन मुड़कर बैठी सब कुछ देख रही थी। जाओ, मैकेनिक को बुला कर लाओ या दूसरे जनरेटर का बंदोबस्त करो जल्दी। ताया फुरकान बरमी से डांटते हुए अपने बेटों को थोड़ा रहे थे। कोई इधर भागा तो कोई उधर। हर तरफ एक शर्मिंदगी और बेसारी फैल गई थी। वो एक कोनी मेज़ पे टिकाए, थोड़ी हथेली पे रखे, गर्दन तिरछी करके बरामदे को देखे गई, जहां मध्यम सी रोशनी में रखा जनरेटर दिखाई दे रहा था। करीबी ताया फुरकान और सुलेमान साहब खड़े कदरे मुतासिफ से आपस में कुछ कह रहे थे। दफातन वो जरा चौंकी। उससे जिहान को बरामदे के सीने चढ़ते हुए देखा। ताया फुरकान और अब्बा ने उसे नहीं देखा था, वो ऑफिस से मसरूफ थे। वो खामोशी से हाथ सीने मजीद पीछे मोड़ते हुए आगे बढ़ा, और जनरेटर के सामने एक पंजे और एक घुटने के बल बैठा। निचला लब दांतों से दबाए, वो अब गर्दन झुकाए जायजा लेने लगा था। फिर सर उठाया और मुतलाशी निगाहों से दौड़ देखा। करीब से अफरा तफरी के आलम में सना अंदर जाती दिखाई दी। उसे सना को आवाज़ दी। वो ठटक कर रुकी। उससे कुछ कहा तो सना ने जरा अचंभे से इस बात में सर हिलाया और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई तो छुरी, पेचकस और ऐसी चंद चीज़ें उसके हाथ में थीं। जिहान के साथ वो सब रख कर वो खुद भी वहीं खड़ी हो गई। वो जनरेटर का कवर उतार रहा था, तभी ताया फुरकान की निगाह उस पर पड़ी तो वो चौंके। वो बगैर अपने कुर्ते की परवाह किए ज़मीन पे बैठा, जनरेटर में हाथ डालकर कुछ देख रहा था। ताया फुरकान की निगाहों के ताक़ुब में सुलेमान साहब ने भी उस तरफ देखा। फ्यूल वॉल में कुछ फंस गया है, अभी साफ हो जाएगा। उसकी मधम मधम से आवाज़ हया तक पहुंची थी। सना बहुत हैरत से, बहुत मुतासिर सी उसके साथ खड़ी उसको काम करती दिख रही थी, जो बिल्कुल किसी माहिर मैकेनिक के अंदाज में बहुत महारत से तारे इधर उधर कर रहा था। चूंकि हर सो अंधेरा था और रोशनी सिर्फ बरामदे में थी, सो बरामदे का मंजर सारे मंजर पे छाने लगा। लड़कियां और रिश्तेदार खवातीन मुड़ मुड़ कर उसी की तरफ देख रही थीं। माहौल पे छाई बेचैनी जरा कम हुई। उससे कवर वापस डाला। उसके हाथ में कालक लग गई थी। फिर उससे जनरेटर का लीवर खींचा और पीछे को हटा, तो साथ ही एक झमक्के से सारी बत्तियां रोशन हो गई। इतनी तेज रोशनी से हया की आंखें लम्हे भर को चुंधे आईं। उससे बेख्तियार उन्हें मेज कर धीरे धीरे खोला। सना खुशी और तशक्कुर से कुछ कहते हुए चीजें उठा रही थी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ रहा था। सना ने उसके हाथों की तरफ इशारा करके कुछ कहा, तो वो उसी संजीदगी से सर हिलाकर अंदर चला गया। सना भागकर उसके पीछे गई। सुलेमान साहब जो कतरे दम बखुद से देख रहे थे, जरा संभल कर वापस मुड़ गए। वो मुतासिर हुए थे, और वो इस तासुर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हया मुस्कुराहट दबाए वापस सीधी होकर बैठ गई। जिस शख्स से अंधेरों में रोशनियां बिखेरी थीं, उससे सभी मुतासिर थे। अलबत्ता वो जानती थी कि अब्बा ने कभी ये तवक्का नहीं की होगी कि जिहान यूं ज़मीन पर बैठकर जनरेटर खोले लग जाएगा। उसके दिल में एक बेपाया सा फ़ख्र जागा।
उसकी और यकीनन सना की भी खुद हादसा सी हफ्की अब कहीं नहीं थी। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट थी और उनके जाने के बाद घर वालों के लिए खाने का इंतज़ाम था। जब मेहमान चले गए और सिर्फ वही अपने लोग रह गए तो लॉन में अवादीन का खाना लगा दिया गया, जबकि मर्दों का इंतज़ाम अंदर था। मर्द हजरात और लड़के वगैरह उठकर अंदर चले गए थे। लॉन अब खाली खाली सा हो गया था। वो पांचों कजिन्स इस वक्त स्टेज पे झूले और साथ रखी कुर्सियों पे आ बैठी। महविश थोड़ी देर बैठी और फिर मैं अब आराम करूंगी कहकर नज़ाकत से अपना फ्रॉक संभाले उठकर अंदर चली गई। जिहान भाई तो बड़े कमाल के हैं। सना अपनी हील्स उतार कर दुखते पैरों को हाथ से सहला रही थी। मैंने तो उनसे कह भी दिया कि जिहान भाई मैंने आपको पास कर दिया। पहले तो हैरान हुए फिर हंस पड़े। सच है आप ही, आपके फियांसे हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुरा दी। अब फियांसे साहब को तो शायद खुद भी अपनी मंगनी का इल्म नहीं है। सलूक देखा है उनका हया के साथ। इरम जो कदरे बेजार से बैठी थी तुनक कर बोली, और जब फरूख भाई मैकेनिक को ला ही रहे थे तो क्या जरूरत थी भरे मजमे में इलेक्ट्रिशियन बनने की। लोग भी क्या सोचते होंगे, तुर्की से यही सीख कर आए हैं। सना के तो तलू पर लगी सर पे पूछी। इरम आप ही बात सुने, समी भाई को इलेक्ट्रिशियन लाने में पौन घंटा तो लग ही जाना था, जबकि जिहान भाई ने 6-7 मिनट में सारा मसला हल कर दिया। और इमेज की क्या बात है, लोग तो इम्प्रेस ही हुए होंगे। हाँ, बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा टर्किश कजन बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्सुर से हंसकर उठ गई। सना ने गुस्से भरी निगाहों से गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा। इरम आप भी ना हर वक्त मिर्ची ही जमाती रहती हैं। अच्छा जाने दो, उसकी तो आदत है। तुम मुझे आज की पिक्चर सिखाओ, उसके बाद खाना खाएंगे। उससे कहा तो सना सा हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आई थी। लाउंज में सारे मर्द हज़रात बैठे थे। जिहान भी उधर ही था, एक सिंगल सोफे पे बैठा। वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था, जो अपने मखसूस अंदाज में आवाज़ से बुलंद कुछ कह रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लाउंज के सिरे पे बने दरवाजे तक आईं। वो बाहर खड़ी रह गई, जबकि सना ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था, जिसके अंदर सना का कैमरा रखा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर लेटी, आंखों पे बाजू रखी महविश नजर आ रही थी। सना दबे कदमों अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट में महविश ने बाजू हटाया। क्या है सना, सोने दो मुझे, वो तुनक कर बोली। सॉरी आप ही, बस जा रही हूँ। सना कैमरा उठाकर जल्दी से बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। एक तो महविश आप भी ना, वो जरा हफ्की से कहती उसके साथ किचन की जाने बढ़ गई। एक दफ़ा फिर लाउंज से गुजर कर वो दोनों किचन में आई थी और हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके बहुत से कज़न से निगाहों का साविया मोड़कर उसे देखना ज़रूर था। अलबत्ता वो जिसके देखने से फ़र्क पड़ता था वैसे ही दावर भाई की जानिब मुतवज्जा था। वो दोनों अब किचन में काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पे गुजरती तस्वीर देख रही थी, जिन्हें सना अंगूठे से बटन दबाती आगे करती जा रही थी। तभी धार से दरवाज़ा खोलकर बंद होने की आवाज़ आई और उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। दावर भाई, ये क्या तमाशा है? वो सब खोकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्हे भर को तो वो दोनों साकित रह गईं, फिर एकदम से दौड़कर चौखट तक आईं। लाउंज में जैसे सब कुछ सांप सूंघ गया था। सब शर्र से महविश को देख रहे थे, जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रख के चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीरें करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पॉलर में गुजरेगा, मगर आप तो मेरे सर पे चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना नहीं आता? हद हो गई। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और अपने पीछे उसी धार से दरवाज़ा बंद किया। लाउंज में एकदम मौत का सन्नाटा छाया था। सबको ऐसे झटका लगा था कि बयान से बाहर था। फिर एकदम से जिहान उठा। दावर, फरूख, मुझे घर ड्रॉप कर दोगे या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने हुए नकोश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। उसके सवाल पे सुलेमान साहब, ताया फुरखान और उनके तीनों बेटे एक झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरूनी दरवाजे की जाने पड़ गया था। वो सब उसकी मायत में बाहर निकल गए। जरा परेशान से साई चचा और रसा भी उनके पीछे लपके। मैं भी शाबी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तखीर से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आंखें डूब आ गई थीं। हया ने अफसोस से उसे देखा और फिर खाली पड़े लाउंज को। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए हैं, मुझे लगता है वो भी हमें चलने का कहेंगे। उसी पल उसका फ़ोन बजने लगा। उससे फ़ोन सामने किया। अब्बा कॉलिंग। बाहर पहुंचने का फलावा आ गया था। सॉरी सना, उससे बेबसी से शाने उचकाए, फिर उसका कंधा थपथपाया।
कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र न करना अच्छा। कहकर वो तेजी से बाहर लपकी। सब सोने जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बरामदे को उलट पुलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्त बांधा था, खिराक खुल के नहीं दे रही थी। बिलागे बरामदा छोड़कर उससे पेशानी पे झूलते टीके को खींचने के लिए छुआ ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। उससे टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती उत्सुक आई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए थे। फिर उससे दरवाज़ा खोला, सामने जिहान खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं गई थी? वो कदर झिझक कर बोला। स्याह ट्राउजर के ऊपर आधे आस्तीन वाली सफ़ेद टी शर्ट पहने वो वही तुर्की वाला जिहान लग रहा था। नहीं, तुम बताओ हैरियत। हाँ, अभी मैं लॉन्च में बैठा था तो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम? उसे सर हैरत से सवालिया आबरू उठाई। हाँ वही, तुम्हारा फ़ोन और पर्स मेज़ पे रखा था। उससे फ़ोन उठाकर मुझसे कहा कि उसे एक कॉल करनी है। अभी 5 मिनट में फ़ोन ला देगी, मगर अब उससे कलाई पे बंधी खड़ी देखी। अब 20 मिनट होने को आए हैं, मगर वो वापस नहीं आए। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने उससे मेरा फ़ोन क्यों ले जाने दिया? जवाबन जिहान ने बेचारगी से शाने उचकाए। उससे मुझसे इजाज़त नहीं मांगी थी और मैं उसे कैसे रोक सकता था। मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही डर लगता है। क्यों? पूछूंगी। क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंसी। और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफ़ा था जब वो यूँ पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं ज़रा इरम से फ़ोन लेकर आऊँ। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ से उसके बहुत से हिसाब इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहता सोफे पे बैठ गया। रो बाहर चली गई। ताया फुरकान के लॉन्च में सभी मौजूद थे, सवाए इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत पुरमिलाल अंदाज से नफ़ी में सर हिलाते कुछ कह रहे थे, शायद आज वाले वाक़े का तज़किरा जब हया को आते देखा। आओ, आओ बेटा। उन्होंने मुस्कुराकर अपने साथ सोफे पे बैठे ने का इशारा किया और फिर सोनिया का आवाज़ दी। सोनिया, हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा। सोनी ने जवाबन किचन से आवाज़ लगाई। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, बस सब सोने ही जा रही थी। वो बेतकल्फ़ी से कहती ताया अब्बा के साथ सोफे पर आ बैठी। उनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदो तीखी बातें एक तरफ, ताया फुरकान उससे प्यार भी बहुत करते थे और आज महविश की बदतमीजी पे जहाँ वो दुखी थे वहाँ उन्हें हया की कदर भी आई थी। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के, मैं तो बस सिरम से फ़ोन लेने आई थी। फ़ोन? क्यों? ताया अब्बा पूरी तरह चौंके। सामा ताई भी ठड़क कर उससे देखने लगी। इरम को कॉल करनी थी तो वो मेरा फ़ोन लेकर गई थी, मगर अभी मुझे अपनी फ्रेंड को मैसेज करना है, तो सोचा फ़ोन ले लूँ। वो बहुत सादगी से कह रही थी। ताया के चेहरे का रंग फ़ौरन ही बदल गया था। नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। इरम, इरम। उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकारा। जी अब्बा। वो दुपट्टा संभालती भागती हुई आई, मगर हया को बैठे देखकर उसका रंग एकदम से फुक हुआ। हया का फ़ोन उसे वापस दो। ताया ने उसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े सब्र से कहा। जी जी, वो फिज़ा को मैसेज करना था तो। वो हकला गई। ताया इतनी शोला पार निगाहों से उसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फ़ोन लाकर हया को थमाया और साथ ही एक कीना दोस्त निगाह उस पर डाली, गोया कच्चा चबा जाना चाहती हूँ। वो जवाबन सादगी से मुस्कुरा दी। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग चाय इंजॉय करें। वो फ़ोन लेकर वहाँ से उठाई और वो जानती थी कि अब चाय उन्होंने हाक इंजॉय करनी थी। वापस लॉन्च में आते उससे मोबाइल का लॉक चेक किया। मैसेज और कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था, सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची। उसे इरम पे बेतरा से गुस्सा आया। कॉल रिकॉर्ड से मौजूद तमाम नंबर्स उसके पास महफूज ही थे, अलबत्ता जब वो तुर्क फ़ोन रेस्टोरेंट में छोड़ाई थी प्रयोग अदा जाने से कब, तो उससे उसके उसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुल रहमान पाशा का फ़ोन आया था। उसका नंबर उससे महफूज नहीं किया, वो बस कॉल लॉग में पड़ा रह गया था। अब वो मिट गया था। चलो खैर, उससे कौन सा कभी एआरपी को कॉल करनी थी। जिहान सोफे पे उसी तरह बैठा था। उससे आते देखकर उठ खड़ा हुआ। कैसे मिला? मिर्चों के इस्तेमाल से? उसकी निगाहें आया के हाथ में पकड़े मोबाइल पर थीं। नहीं, जहाँ शुगर के इस्तेमाल से बात बन जाए हम वहाँ मिर्चें ज़ाया नहीं करते। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत ही अच्छे हैं। एक कज़न बगैर पूछे फ़ोन उठा लेती है, एक बहुत इज्जत से बगैर खाना खिलाए घर से निकालती है, और एक खाना भी नहीं पूछती। ओह खुदाया। उससे बेख्तियार माथे कुछ हुआ
तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ खाता, वहां तो अभी लगा ही नहीं था। और यहाँ घर की दोनों खवातीन ने पूछा ही नहीं। वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही भागकर जल्दी से किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। आज वहाँ खाना था तो कुछ बनाया ही नहीं। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। उससे याद आया, खाना तो उससे भी नहीं खाया था, मगर उससे इतनी भूख नहीं थी। अंडों का खाना खोला तो अंदर 2 ही अंडे रखे थे। उससे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन 2 अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा। उससे हफ़्फ़त से कहते इस फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। जिहान ने जैसे उस पर अफसोस करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूंगा सब कुछ। उससे अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज़ पे रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीज़र, कैबिनेट्स हर चीज़ खोल खोल कर अला भला बाहर निकालने लगा। फ्रोज़न कीमा, पास्ता का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सॉसेस, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन ली। वो तमाम चीज़ें काउंटर पे जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो माता चुप सी कुर्सी पे बैठी उसे देख रही थी। वो अभी तक अपने सब्ज फ्रॉक परांदे और टीके समेत बैठी थी और उसे कपड़े तब्दील करना बिल्कुल भूल गया था। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मुस्कुराते हुए वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। उससे खुद ही अपना माथा छुआ। वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और उनके बेटों पे है। उस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो वाकतन हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पे रखकर खटाखट काट रहा था। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। उसकी एक दिन के बाद रुखसती है। शायद वो उसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे। उससे शाने उचकाए। मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया। वो अफसोस से कहता पानी उबालने के लिए रख रहा था। दूसरी जानिब उससे फ्राइंग पैन में जरा सा तेल गर्म होने रख दिया था। असल में उसके फियांसे ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में एक $1.5 मिलियन जीते हैं। उसी पे उसका दिमाग 7वें आसमान पे है और ज़मीन पे बगैर दिमाग के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी। कनेडियन शो में $1.5 मिलियन, बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। उसे ज़रा सा हंसकर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कफगीर से हिलाने के फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां आधी इंच ऊपर को उठती और फिर वापस पैन में आ गिरती। क्या मतलब? उसे ना समझी से उसे देखा। अगर किसी पाकिस्तानी ने कनेडियन शो में इतनी हती रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ जाती। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है और क्या। अच्छा, उसे ताज्जुब हुआ। इस सहेज पे तो उससे सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से उसे कुछ याद आया था। जी हाँ, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं, वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई इम्कान है कि किसी और के धोखे में उन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो है अब उसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी उससे वाकिफ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। है, अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ उश्किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमा और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तिहा अंगेज सी महक सारे किचन में फैलने लगी थी। उसकी गुमगुश्ता भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा जिहान? वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे उसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद उनकी पहली बाकायदा गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। उससे जैसे छुरछुरी लेके सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था तो ये रद्द अमल फितरी था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस उनके अपने नजरियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई उन पर पूरा ना उतरे तो वो उसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। Whatever। वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस उंडेल रहा था। फिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके उससे उसे दम पे रख दिया और सिंक की टूटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो उसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलावा समेटने लगा। झूठे बर्तन, सब्जियों के छिलके, हॉली शॉपर। वो जल्दी से उठी। मैं कर देती हूँ। प्लीज तुम बैठी रहो। जितनी फोड़ तुम हो मैं जानता हूँ।
अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूं तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो। वो कदर हल्की से कहती दोबारा बैठ गई और वाकई उसे 2-3 मिनट में हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी। चंद एक बर्तन जो पकने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए और स्लैब चमका दिए गए। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लाओ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ। वो माथे पे हाथ मारती उठी। फिर निगाह उसके सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज़ पे रखा था। तुम्हें पता है, डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जिहान से कहना जब अपना ये 1-2 लाख का फ़ोन फेंकना हो तो सभान जी के बाहर ही फेंके। वो उदासी से मुस्कुराकर बोली तो वो हंसियाँ। वैसे ही उसके लगाए गए तहमीने से कहीं ज़्यादा महंगा है। अच्छा। उसे जरा हैरत हुई। इतना कीमती फ़ोन क्यों खरीदा तुमने? खरीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला, किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ, अभी मामू को बुला लाओ। वो टाल गया तो वो शाने मुस्कुराती वहां से चली आई। अब्बा का दरवाज़ा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लाउंज में आई तो वहाँ को मेज़ पर प्लेटें और ग्लास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा जरा हैरान से बाहर आए, जिहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े में टांग पे टांग रख के बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा, उनको देखकर जल्दी से उठी और जिहान के हाथ से ट्रे ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया, आपने खाना नहीं खाया था सो। अधूरा छोड़कर उससे उनकी तरफ प्लेट बढ़ाई। थैंक यू। अब्बा ने कदर नासमझी से खाने को देखा और फिर हया को। ये तुमने बनाया है? नहीं, जिहान ने। वो मुस्कुराहट दबा गई। वैसे मामू, ये इटालियन रेसिपी नहीं है, ज़रा देसी स्टाइल में बनाया है, जैसे मम्मी बनाती हैं। आपको पास्ता में कीमा पसंद है ना? मम्मी ने बताया था मुझे। सुलेमान साहब चौंक कर उसे देखने लगे। उसको दिल तोड़ने का फन आता था तो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़कर उन्हें जीतने का फन भी आता था। वो अपनी जगह बैठी रह गई। उसे अब एहसास हुआ था कि वो रफ टफ सा बंदा तो भूखा भी सो जाता, मगर रात के 1 बजे अगर उससे इतना एहतमाम किया था तो सिर्फ और सिर्फ अब्बा के लिए, क्योंकि उसे याद था कि अब्बा ने खाना नहीं खाया और उसे शायद एहसास हो गया था कि वो उससे ज़रा खिंचे खिंचे से रहते हैं। और हया को खुद अब याद आया था कि कीमे वाला पास्ता अब्बा का पसंदीदा था। वो जानती थी कि इस अमल से जिहान ने अपने और अब्बा के दरमियान हाई बर्फ़ को पिघलाने की कोशिश की थी। पास्ता बहुत मज़े का था, मुंह में जाते ही खुल जाने वाला। सुलेमान साहब ने तारीफ नहीं की, मगर उनके चेहरे से जाहिर था कि उन्हें अपना यूँ ख्याल किया जाना अच्छा लगा था। वो खुद भी बहुत शौक से खा रही थी। डीजे के बाद ये पहला खाना था जो उससे दिल से खाया था। कोनिया में 2 लड़कियों का अगवा। टीवी स्क्रीन पे बीबीसी चल रहा था और जो खबर न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी उस पे उन तीनों ने चौंक कर सर उठाया। कोनिया तुर्की का शहर था, जलालुद्दीन रोमी का शहर। जिहान ने बिजली की तेज़ी से रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। क्या कहा इसने? कोनिया? अब्बा जो हाथ रोककर स्क्रीन को देखने लगे थे, चैनल तब्दील होने पे उलझकर जिहान को देखा। वो सादगी से मुस्कुरा दिया। नहीं, कोनिया नहीं, इसने कहा था कीनिया। और लेना। वो रिमोट एक तरफ रखकर उन्हें फिर से सर्व करने लगा। अब्बा ने ज़रा तसबसब से सर हिलाया, गोया वो अपनी समात के धोखे देने पर उलझे हुए थे। आया ने जिहान को देखा और जिहान ने उसे। फिर दोनों ज़ेर लब मुस्कुरा दिए। अभी वो अब्बा के सामने तुर्की का इमेज सब वो तासीर होता देखने के मुतहम्मिल नहीं थे।